पर जब हम आवेश को त्वरित करते हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का कंपन एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो जब एक आवेश को त्वरित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, फिर आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सब एक साथ चलते हैं और इसे कहा जाता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। कि सामान्यतः एन का जो मान है ना वो 1 से ज्यादा होता है या 1 के बराबर हो सकता है। जैसे एक्चुअल में जो एडवांस हो, चाहे मेंस हो, चाहे नीट हो, नथिंग इज इजी बाय द वे, आसान कुछ होता नहीं है वास्तव में। 19 लेक्चर्स में, 20 लेक्चर्स में जब आप एक चैप्टर को पढ़ोगे तो यू कैन गेट एन आइडिया कि आप उसमें कितना कुछ पढ़ लोगे, और उसमें से अगर वो आसान पूछेगा तो ठीक है, टाइम तो हमने बहुत दे ही दिया ना उसको। तो इजी ऐसी कोई चीज़ नहीं, बस ये है कि बस लगे रहो, पढ़ते रहो, इतना है। हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। शुरू कर सकते हैं आज की क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप ये कह सकते हो कि क्लास 12th की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। क्लास 12th की स्टार्टिंग का मतलब क्या है? क्लास 12th की स्टार्टिंग का मतलब ये है कि क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि क्लास 12th की फिजिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से अर्थात किरण प्रकाशिकी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि ये चैप्टर बहुत आसान है इन टर्म्स ऑफ मेंस, इन टर्म्स ऑफ एडवांस। जो एडवांस के अंदर भी इस चैप्टर से बहुत टफ सवाल नहीं पूछे गए हैं। एक आध बार ऐसा हुआ है कि जब सवाल में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ रहा है, बाकी जनरली इस चैप्टर के सवाल बन जाते हैं बच्चों से। तो आपको, अगर आप एडवांस के लिए सीरियस हैं, आप मेंस में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर बहुत काम का है, बिकॉज इस चैप्टर से स्कोर करने के चांस बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही एग्जाम में इसका क्वेश्चन दिखता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है कि वाह क्या बात है, अब हम इस सवाल को कर देंगे, और हो भी जाता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाएंगे किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको। देखो ऑप्टिक्स का मतलब क्या है या प्रकाशिकी का मतलब क्या है, जैसा कि नाम के अंदर आ रहा है, ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी का मतलब है प्रकाश का अध्ययन। तो जब हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक आता है रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम प्रकाश की ज्योमिति का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसके अंदर ज्योमितीय ऑप्टिक्स के अंदर हम प्रकाश की ज्योमिति का अध्ययन करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले तो बच्चों के मन में यह आता है कि सर बात प्रकाश की कर रहे हो, सबसे पहले तो यही बता दो कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश या लाइट के लिए सबसे शानदार बात यह है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब EMW, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। वैसे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते ही हैं, अच्छे से करते हैं, जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे होते हैं आपके फिजिक्स के केमिस्ट्री के अंदर, और फिजिक्स में भी एक चैप्टर स्पेसिफिकली इसके ऊपर आएगा ही। पर जब हम आवेश को त्वरित करते हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो जब एक आवेश को त्वरित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, फिर आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सब एक साथ चलते हैं, और इसे कहा जाता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग।
हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग का, ये जिन जनाब ने दिया था उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। इन्होंने, मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जैसे ये तरंग संचरण की दिशा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर, हल्का फुल्का आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है तो उसके लंबवत ऐसे विद्युत क्षेत्र होता है, हम केमिस्ट्री में देख चुके हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र होता है। और इन दोनों के लंबवत ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, जस्ट लाइक दिस। तो विद्युत क्षेत्र ऐसे है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग भी ऐसा नहीं है एक ही प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बहुत प्रकार की होती है, अभी डिस्कस करेंगे उसको। पर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब जिस तरफ प्रकाश जा रहा है, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र का कंपन है और जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र का कंपन है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। देखो ना ऐसे, इस तरीके से। तो अगर मैं ये बोलूं कि ऐसे प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश संचरण की दिशा ये हो गई v, एक्स एक्सिस। विद्युत क्षेत्र के कंपन किस में है, y एक्सिस में। और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन किस में है, z एक्सिस में, ऐसे। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परस्पर लंबवत। तीनों एक दूसरे के क्या है, परस्पर लंबवत, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात अपन ने समझी। अब थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंग का और आइडिया लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, शुरू करते हैं। आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों में नाम सुना होगा रेडियो तरंगों का, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें तरंगदैर्घ्य लैम्बडा किलोमीटर्स के अंदर होती है, मतलब इनका लैम्बडा बहुत बड़ा होता है। लैम्बडा क्या होता है, अब थोड़ा बहुत तो देखो आपको आइडिया होना चाहिए वेव का ना। जैसे कोई वेव है, जैसे ये कोई वेव है, तो ये एक वेव की जो लेंथ है उसको लैम्बडा कहते हैं, राइट। तो रेडियो वेव की जो लैम्बडा है वो किलोमीटर्स के अंदर होती है। सबसे पावरफुल होती है गामा रेज। सबसे पावरफुल होती है गामा रेज। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात चल रही है। और जो गामा रेज हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उनका लैम्बडा पिकोमीटर में होता है, मतलब 10 की घात -12 मीटर के आसपास होता है। तो रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक हमें क्या देखने को मिलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग देखने को मिलती है। अच्छा, गामा रेज के जस्ट पहले क्या होता है, गामा रेज से थोड़ा कम पावरफुल, आप जानते हो कि गामा रेज से जस्ट थोड़ा सा कम पावरफुल क्या है, गामा रेज से जस्ट कम पावरफुल है एक्स रेज। अच्छा, एक्स किरणों से कम पावरफुल क्या है, एक्स किरणों से कम पावरफुल है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, अच्छा, अल्ट्रा वायलेट के पहले क्या आता है, अब यहां ध्यान देना, अल्ट्रा वायलेट के पहले आता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ये आता है। जो आपका रेड लाइट होती है, रेड कलर, इसकी तरंगदैर्घ्य लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और जो वॉयलेट है इसकी लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। बाकी कलर समझ में आ गया आपको, बैनी आहा पिलाना भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो बैंगनी, नीला, ब्लू, ऐसे। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर जो हैं, ये 7 कलर मिलकर के बनते हैं वाइट कलर, और इसी को अपन लाइट कहते हैं। तो वास्तव में हम जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं ना, वो प्रकाश है केवल 7 रंगों से मिलकर के बनने वाला
विबग्योर, जहां पे कहानी कहां से चल रही है 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास। इसको हम प्रकाश बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में अल्ट्रावायलेट है, इसके इधर इंफ्रारेड है। अब देखो बनाने वाला कैसे बना सकता है, अगर अपन लैम्बडा, अभी यहाँ पे लैम्बडा का घटता क्रम अपन ने यूज किया है, इसको बनाने के लिए अपन ने लैम्बडा का घटता क्रम यूज किया है। अगर आप इसी को बनाने के लिए लैम्बडा का बढ़ता क्रम यूज कर लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। हो सकता है मैंने केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा दिया हो, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें अलग अलग तरीके से देखना और सोचना आना चाहिए। ये लैम्बडा का घटता हुआ क्रम है, तो ये प्रकाश होता है बेटा, विबग्योर। तो कहने का मतलब आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों का वो हिस्सा जो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, उसको हम प्रकाश बोल रहे हैं। आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। दूसरा, केवल यही वो हिस्सा है जो हमारी आंख के लिए सेंसिटिव है, मतलब मानव नेत्र केवल इसी को देख सकता है। हमारे आईज में सेंसेशन देता है, केवल यही वो सेंसेशन, समझते हो ना? सेंसेशन मतलब हमारी आंखें इसी को देख पाती हैं, सेंस, हमारे दिमाग को सिग्नल इसी का मिलता है, सेंसेशन देता है, ये प्रकाश है। तो ये प्रकाश के बारे में हम दिमाग में रखेंगे। एक बात और, एक बच्चे को हंसी आ गई यहाँ पे, जो इंस्टाग्राम का ज़्यादा प्रयोग करता है ना, देख लो कितना बुरी तरह से तुम्हारे दिमाग में इंस्टाग्राम घुस चुका है। इस सेंसेशन सुनकर के तुम्हारे को सीधा इंस्टाग्राम की वो रील्स याद आती है। वाह रे वाह सोशल मीडिया। चलो बढ़े आगे। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर निर्वात है, वैक्यूम, यहाँ सॉलिड है, कोई माध्यम है ठोस, जैसे कि कांच हो सकता है, चश्मा हमारा है ना, कांच चश्मा। उसके बाद आगे लिक्विड है, आगे गैस है। कोई अगर आपसे ये पूछे कि प्रकाश चलेगा क्या, तो यस, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश ठोस में भी चलता है, प्रकाश लिक्विड में भी चलता है, प्रकाश गैस में भी चलता है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी चलेगा। वास्तव में प्रकाश की नहीं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की खासियत होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे प्रकाश को चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम होगा तो भी प्रकाश चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, माध्यम नहीं होगा तो भी चलेगा। परंतु जो प्रकाश का वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे यहां अगर प्रकाश का वेग v1 है तो यहाँ v2 होगा, यहाँ पे v3 होगा, यहाँ पे v4 होगा, अलग अलग होगा। v1 बराबर v2 बराबर v3 बराबर v4 नहीं होता है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का वेग तो माध्यम पर निर्भर करेगा ही करेगा। तो v1 will not be equal to v2, will not be equal to v3, will not be equal to v4, ऐसा है। ठीक है, अब ये देखें, जैसे निर्वात है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है। तो प्रकाश की जो स्पीड है
वो निर्वात में मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्पीड होती है। बहुत पावरफुल स्पीड है ये, मतलब प्रकाश निर्वात में जिस स्पीड से चलता है वो स्पीड आपके सामने c है। हाँ, अगर कोई माध्यम आ जाए तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? जैसे कोई माध्यम आ जाए तो इसमें जो प्रकाश की चाल है वो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात n। इसको कहते हैं अपवर्तनांक। हालांकि अपवर्तनांक के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करोगे इस चैप्टर के लेटर पोर्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से भाग लगा करके प्राप्त की जा सकती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी बहुत बात चाहे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। अपवर्तनांक n वास्तव में क्या है आपने देखा, यहां से क्या आ रहा है c/v, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, और इसको खासकर बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बहुत डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो अपन को पढ़ना है आगे, अभी हम हल्का फुल्का देख रहे हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली चीज तो c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा, ऐसे देखिए, ऊपर भी प्रकाश की चाल है, नीचे भी प्रकाश की चाल है, तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना, ये मात्रकहीन है, और साथ में ये विमाहीन भी होती है। एक बात आप और ऑब्जर्व करें कि सामान्यतः n का जो मान है ना वो 1 से ज्यादा होता है या 1 के बराबर हो सकता है। जैसे हवा के लिए, निर्वात के लिए 1/1। देखो, किसी की भी चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल c से ज्यादा नहीं हो सकती। निर्वात में मैक्सिमम होती है, तो अगर किसी और माध्यम में होगी तो c से कम होगी। अब c में अगर छोटी संख्या का भाग लगेगा तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। हाँ, अगर हम निर्वात की बात कर लें या हम हवा की बात करें तो लगभग 1 के बराबर आ सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। ये पॉइंट भी हम दिमाग में रख सकते हैं। अब एक बार क्या हुआ, IIT में एक सवाल आया था, उस सवाल में उन्होंने बात की थी मेटा मटेरियल के बारे में। एक मटेरियल के बारे में बात की थी, मेटा, एक पदार्थ के बारे में बात की थी, मेटा पदार्थ के बारे में। तो मेटा मटेरियल के लिए उन्होंने ऐसा बताया था, उस सवाल के अंदर ही लिखा हुआ था कि जो n का मान है वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब n का मान <0 उसके अंदर बताया हुआ था। तो मेटा मटेरियल के लिए n नेगेटिव भी पॉसिबल है। पर आप बोलोगे सर ये क्या भला है, तो मेटा मटेरियल आपके कोर्स में नहीं है, फिर IIT ने सवाल क्यों पूछा? IIT कुछ भी कर सकता है, परंतु उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ में उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया था कि मेटा मटेरियल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 0 से कम होता है, फलाना ढिमका, और ये सारी बातें कह करके फिर उन्होंने अपना सवाल पूछा था, जो भी उनको कहना होगा, राइट। पर उस सवाल में उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो हमेशा कभी भी सरप्राइज नहीं होना है। हो सकता है कि एडवांस का सवाल इस तरह का आ जाए कि जिसके अंदर डिटेल में वो कुछ नई बात आपको बताए। तो जैसे मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूँ, वैसे एडवांस के पेपर में भी आपको वो कुछ पढ़ा सकते हैं। IIT के प्रोफेसर से कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप पढ़ोगे ना तो उस लाइन को वहीं के वहीं रीड आउट कर लेना, वहीं के वहीं उसका कुछ सेंस निकलता है तो बना लेना, सवाल कर देना। कल आपने एडवांस का पेपर दिया था, आई होप अच्छा गया होगा और आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा कि एडवांस के पेपर के इंस्ट्रक्शंस भी कभी कभी हमारे समझ में नहीं आते हैं।
कभी कभी पेपर होता भी अजीब सा है, किस तरह से कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में कैसी भी मार्किंग हो रही है, पार्शियल मार्किंग नाम की भी चीज़ होती है, और देयर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ जे एडवांस। कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, +3 -1 कुछ भी होता है वहाँ पे। तो इस तरह के टेस्ट को जब भी देने जा रहे हैं, प्योर कॉन्सेप्ट के बेस पे और कॉन्फिडेंस के साथ में दे सकते हैं। जितने मार्क्स आप लोगों के आए थे कल, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, उस पेपर में अगर 40% मार्क्स भी आपके आ रहे हैं, 50% मार्क्स भी आपके आ रहे हैं, आप अपने आप को एक अच्छा जेईई एस्पिरेंट समझ सकते हो। और अगर ऐसे ही पूरे साल पढ़ते रहे तो यू विल गेट इनटू आईआईटी बड़े आराम से। बस आपको करना क्या होगा, आपको मेंटेन करना होगा, 30-40% मार्क्स आपके आने चाहिए। कोशिश करो ज़्यादा आए, है ना, बट एटलीस्ट इतने तो आने ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ कुछ बातें हमने करी। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ कुछ मटेरियल्स के लिए याद भी रख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है माध्यम पर निर्भर करता है, दिख ही रहा होगा आपको साफ साफ, तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये चीज़ याद रखेंगे कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। याद कर लो कुछ लोगों का, तुम जैसे वाटर का याद कर लेना, काम आता है, वैसे सवाल करते करते याद हो ही जाता है, बट फिर भी वाटर के लिए 4/3 होता है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आप याद रख सकते हो। आई होप यहाँ तक की कहानी आपने लिख ली होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। आगे चले। एक छोटी सी बात और है, ये बात भी फिर वही कहूँगा कि विद्युत चुंबक की तरंग के लिए, पर क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है तो प्रकाश के लिए भी लागू होती है। प्रकाश को हम एक विद्युत चुंबक की तरंग के रूप में बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं आपको। तो EMW में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो प्रकाश की जो EMW है उसमें जो एनर्जी का पैकेट है उसको प्रकाश का फोटोन कहते हैं। तो उसको प्रकाश का फोटोन या क्वांटा कहते हैं, है ना। प्रकाश के फोटोन के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे प्रकाश के फोटोन का संवेग आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रकाश के फोटोन का जो मोमेंटम है वो आपको सबको याद होना चाहिए कि दैट इज h/λ। h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्बडा ये जो आपने प्रकाश किरण डाली है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी फ्रीक्वेंसी, इसका तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश के पास, तरंग के पास गुण होते हैं, लैम्बडा, f, ये सब आपको आना चाहिए। अच्छा, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा कैसे लिखते हैं? तो प्रकाश के, हालांकि बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री में, फिर भी प्रकाश के फोटोन की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको कैसे लिखा जाता है? H/F के बराबर। F क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। और आपको इन तीनों में कनेक्शन भी पता होना चाहिए कि अगर स्पीड v है, तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है और आवर्ती f है, ये स्पीड है, ये तरंगदैर्घ्य है, ये आवर्ती है, तो ये कनेक्शन होता है। और अगर प्रकाश की बात करो निर्वात में, तो वैक्यूम में हो जाएगा C बराबर λ/f। तो यहाँ से F कितना आ जाएगा? C/λ। तो ये C/λ यहाँ रखोगे तो E का फॉर्मूला आ गया Hc/λ। ये भी याद होना चाहिए। क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि लैम्बडा जब ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, और एनर्जी, लैम्बडा जब कम है तो एनर्जी ज़्यादा है? कर रहे हो ऑब्जर्व? देखो, जैसे जैसे लैम्बडा कम होता जा रहा था वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही थी, और ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप ये भी ऑब्जर्व करें यहाँ पे कि जैसे जैसे लैम्बडा कम होगा वैसे वैसे एफ बढ़ेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने प्रकाश के बारे में करी। लिख लो, ये सब हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए।
अच्छा, आगे बात करते हैं। एक समांगी माध्यम में, बेटा समांगी माध्यम का मतलब क्या होता है कि माध्यम बिल्कुल एक जैसा है। जैसे कांच है तो हर जगह कांच है, हवा है हर जगह हवा है, पानी है हर जगह पानी है। तो एक समांगी माध्यम जिसको बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। तो एक समांगी माध्यम में प्रकाश, अगर उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रिकल नहीं आएगा, है ना, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, बिल्कुल सीधा चलेगा प्रकाश। तो एक समांगी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के इस सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के इस सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के इस सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में ये दिमाग में लेके चलेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और उसे हम किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश का एक ज्योमेत्रीय निरूपण हम तरंग के रूप में करते हैं, किरण किरण के रूप में करते हैं, तरंग नहीं किरण। अर्थात प्रकाश का ज्योमेत्रीय निरूपण किरण के रूप में किया जाता है। ये आपकी हो गई किरण। और अगर ऐसा देखें, जैसे बहुत सारी किरणें एक साथ हैं, तो फिर इसे किरण पुंज या बीम ऑफ रेज भी कहा जाता है। मतलब बीम, बीम कह सकते हैं, है ना, बंच ऑफ रेज, बीम ऑफ रेज नहीं, बंच बीम कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट, किरणों का गुच्छा, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अगर प्रकाश किरणें किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही हो, ऐसे, तो इस प्रकार को कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। हिंदी में इसके लिए दो वर्ड है, अपसारी और अभिसारी। तो इन वर्ड्स में मैं हमेशा कंफ्यूज आता था, तो मैंने इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से याद कर लिया। ठीक है, अभिसारी और अपसारी, अभिसारी शायद मिलना, अपसारी फैलना। एम आई राइट? 10th क्लास में पढ़ के आए हो? सही बोल रहा हूँ भागचंद? सही बोल रहा हूँ? अभिसारी मतलब मिलना, अपसारी मतलब फैलना। ठीक है, तो ये अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। चलिए अब अगर ये किरणपुंज ऐसे फैल रहे हो इस तरीके से, कैसे, जैसे मान लो ऐसा कुछ आपको दिखाई दे कभी, ये ऐसे फैल रहे हैं,
तो इसको बोलते हैं अपसारी, डाइवर्जिंग बीम। ये वाली कहानी। आई होप इट्स क्लियर। बढ़िया। चलो अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक माध्यम है, माध्यम 1, और यहां पर दूसरा माध्यम है, माध्यम 2। प्रकाश किरण आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो अगर प्रकाश किरण इस तरीके से आती है, अब यहां पर एक माध्यम और दूसरे माध्यम को अलग करने वाली जो बाउंड्री है, तो आप देख पा रहे हो कि ये है, इसे पृथक्कारी पृष्ठ कहते हैं। बेटा पृथक्कारी पृष्ठ पर क्या क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पृथक्कारी पृष्ठ पर 3 घटनाएं संभव हैं। कौन कौन सी 3 घटनाएं? पहली घटना यह संभव है कि जो प्रकाश किरण आई है, जिस पॉइंट पे आई है उसको क्या बोलते हैं भाई? आना, मतलब आपतन। जिस पॉइंट पे आई है इस पॉइंट को बोलते हैं हिंदी में आपतन बिंदु। तो बेसिकली 3 घटनाएं संभव है बेटा। पहली घटना कि जो प्रकाश किरण आ रही है वो प्रकाश किरण वापस से उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आई है। ये पहली घटना है जो हो सकती है, ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। दूसरा, इसी माध्यम में अंदर चली जाए, या ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्सा उसका वापस लौट जाए, कुछ हिस्सा अंदर चला जाए। प्रकाश किरण का आना, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतन। टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटना, इसको बोलते हैं परावर्तन, बोले तो रिफ्लेक्शन। टकरा करके अंदर जाना, सर रास्ता क्यों चेंज किया इसने? रास्ता इसलिए चेंज किया क्योंकि वेग बदल गया। देखा आपने, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग चेंज हो जाता है, तो वेग चेंज हुआ बेटा तो रास्ता चेंज हो गया। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को कहते हैं अपवर्तन। मजे की बात यह कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया था, दिस चैप्टर विल कंप्लीट इनटू 18 to 19 लेक्चर्स। एक्चुअल में जो एडवांस हो, चाहे मेंस हो, चाहे नीट हो, नथिंग इज इजी बाय द वे। आसान कुछ होता नहीं है वास्तव में। 19 लेक्चर्स में, 20 लेक्चर्स में जब आप एक चैप्टर को पढ़ोगे तो यू कैन गेट एन आइडिया कि आप उसमें कितना कुछ पढ़ लोगे। और उसमें से अगर वो आसान पूछेगा तो ठीक है, टाइम तो हमने बहुत दे ही दिया ना उसको। तो इजी ऐसी कोई चीज़ नहीं, बस ये है कि बस लगे रहो, पढ़ते रहो, इतना है। मतलब अच्छा हाँ, कंपेयर किससे कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। तो उनके कंपैरिजन में ये चैप्टर डेफिनेटली बहुत आसान है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे खासे टफ चैप्टर्स हैं आपके 12th के। निपटा लेंगे यार सब कुछ, क्या दिक्कत है? कितना टफ हो, देखते हैं कितना टफ हो सकता है। आज भी करने की कोशिश करेंगे इसको टफ, देखते हैं कितना टफ होता है ये। चलिए, तो ये कहानी है। ओके, समझ आया यहाँ तक तो, है ना। हाँ एक बात बताओ, अगर आपके प्रकाश जो है, उस प्रकाश का, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्बडा थी, तो इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी और इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? सोचो। तो लैम्बडा के बारे में छोड़ो, लैम्बडा को छोड़ो, आवर्ती के बारे में सोचो, फ्रीक्वेंसी।
अगर आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी f है तो परावर्तित की क्या होगी और अपवर्तित की क्या होगी। देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके प्रकाश का स्रोत कौन सा है। आपने बल्ब लगाया, उस बल्ब से एक फ्रीक्वेंसी का प्रकाश निकला। अब समझना, वो यहां पे मान लो बल्ब लगा हुआ है, जैसे बल्ब लगा हुआ है, सबको इसी बल्ब से आ रहा है, तो ये जो प्रकाश इसने भेजा, अगर उस बल्ब ने जो प्रकाश भेजा उसकी आवृत्ति f थी, तो ये वही प्रकाश यहाँ गया है, वही प्रकाश अंदर गया है, वही प्रकाश ऐसे गया है, तो आवर्ती चेंज नहीं होती है, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, आवर्ती वही की वही रहेगी, आवर्ती चेंज किसी बात में नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, प्रकाश की चाल अगर v है तो सर प्रकाश की चाल उसी माध्यम में तो वापस से v होगी, पर अगर आप माध्यम चेंज कर दोगे सर तो प्रकाश की चाल भी चेंज हो जाएगी, तो यहां प्रकाश की चाल कुछ और होगी। लैम्बडा सर अभी भी तो सीखा कि v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्बडा, तो v चेंज हो रहा है, f चेंज हो नहीं सकता, तो लैम्बडा चेंज होगा, तो यहां पे अगर लैम्बडा है तो यहां पे लैम्बडा डैश होगा। दूसरी बात, यहां तो लैम्बडा ही रहेगा क्योंकि सेम v है तो सेम लैम्बडा हो जाएगा, इस तरीके से। डन। एक बात और, अगर अपन ये बोले कि यहां पे प्रकाश की तीव्रता आई है, इंटेंसिटी तीव्रता, और इस सतह पर प्रकाश बिल्कुल भी अवशोषित नहीं हुआ है, मतलब प्रकाश को ऐसे अवशोषित नहीं किया गया है, तो क्या होगा, मान लेते हैं इधर जो प्रकाश की तीव्रता गई वो गई I1 और इधर जो प्रकाश की तीव्रता गई वो गई I2, तो आप क्या बोल सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आप बोल सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ हो, अगर किसी प्रकार का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कोई अवशोषण नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ नोट लिखना चाहोगे कि आप कॉपी कर लो, साथ में कैप्सूल भी लिख लो एक। प्रकाश की आवर्ती अर्थात फ्रीक्वेंसी f उसके स्रोत पर निर्भर करती है, उसके स्रोत पर निर्भर करती है। स्रोत सेम है तो आवर्ती सेम रहेगी, माध्यम पर नहीं। माध्यम पर नहीं, तो स्रोत पर निर्भर करती बेटा, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। एक छोटी सी बात और है, वो भी आपको बता देता हूँ, हालांकि ऐसे कुछ एक प्रिंसिपल आता है छोटा सा, उसका नाम है फर्मेट प्रिंसिपल। अभी लिखवा के छोड़ रहा हूँ, बाद में हो सकता है कि इसको यूज करें हम कहीं पे। फर्मेट प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा माध्यम है जो विषमांगी है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग माध्यम है, और लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करना है, ठीक है, लाइट को यहां से यहां तक जाना है, तो लाइट हमेशा उस रास्ते से जाएगी जहां उसे कम से कम टाइम लगेगा। ये फर्मेट प्रिंसिपल है। वापस से हम ये बोल रहे हैं कि जो आपकी प्रकाश किरण है, अगर उसको हेट्रोजीनियस मीडियम दे दे, मतलब अलग अलग माध्यम दे दे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में प्रकाश किरण जिस रास्ते को चुनेगी वो रास्ता होगा जिसपे समय कम से कम लगेगा, ठीक है। दिस इज द फर्मेट प्रिंसिपल। लिखो, सिंपल भाषा में लिखवा दूं, दो पॉइंट के बीच में लाइट वो रास्ता चूज करेगी, वो रास्ता चुनेगी
जिसमें टाइम कम से कम लगे ना, जिसमें इसमें टाइम कम से कम लगे, वो रास्ता चूज करेगी। अभी फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा किसी सवाल में तो करा देंगे इसको, हेल्प, इसकी हेल्प से कोई सवाल अगर फ्यूचर में बनेगा तो बना देंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछनी थी। आपने समझा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर टकराता है तो क्या क्या हो सकता है? टकरा के वापस उसी माध्यम में आ सकता है, अंदर जा सकता है, अवशोषित हो सकता है। अगर मान लो किसी भी प्रकार का कुछ भी अंदर नहीं जा रहा, टकरा के पूरा बाहर चला गया, तो अपन बोल देंगे 100% परावर्तन हो गया। बाहर बिल्कुल भी नहीं गया, सारा अंदर चला गया, तो हम बोल देंगे कि 100% अपवर्तन हो गया। ना परावर्तन हुआ ना अपवर्तन हुआ और अवशोषित हो गया, तो हम बोल देंगे अवशोषण हो गया। सिंपल है ना। जैसे पानी के अंदर जब अपन कभी पानी के तालाब में गए हो, तालाब में जाके अपनी शक्ल देखने की कोशिश की है, तो आपको दो चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप किनारे पे हो तो आपको शक्ल भी दिखाई देगी, और पानी के नीचे जो पत्थर हैं थोड़े बहुत वो भी दिखाई देते हैं। तो वहां पे पत्थर दिख रहा है मतलब प्रकाश अंदर भी जा रहा है, और आपको आपकी शक्ल दिख रही है मतलब टकरा के आपके पास भी आ रहा है। तो वहां परावर्तन भी हो रहा है बेटा, अपवर्तन भी हो रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश किसी सतह से टकरा करके अगर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इसे अपन परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का एक माध्यम की सतह से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना, पुनः उसी माध्यम में लौट आना, पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट, है ना। देखो सबका ध्यान बोर्ड पे। जैसे मान लो ये एक दर्पण है ना, दर्पण क्या होता है? एक ऐसी चमकदार पॉलिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। प्रकाश किरण आ रही है, सबका ध्यान बोर्ड पे। चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं, इतना टफ नहीं है बट ठीक है। जो प्रकाश किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे, नेम अच्छे से देख लें बस आप, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे प्रकाश किरण आ रही है
इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु पर 90 डिग्री की एक लाइन बनाते हैं। तो आपतन बिंदु पर ये जो 90 डिग्री की लाइन है इसे कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। एक बात और, जो प्रकाश किरण टकरा करके वापस जा रही है, आने वाली आपतित किरण टकरा के वापस जाने वाली को बोलते हैं परावर्तित किरण। मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा है। चलेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है इसको कहते हैं आपतन कोण। ये होता है एंगल आई। ये है आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो प्रकाश किरण टकरा के जा रही है उसके बीच में और इसके बीच में ये जो एंगल है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखिए। परावर्तन के नियम क्या है वो देखिए। बच्चों, परावर्तन का पहला नियम है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। मतलब प्रकाश किरण बेटा जितने एंगल पे आई है ना उतने ही एंगल पे वापस जाएगी। तो प्रकाश किरण का, आज हम आपके लिए व्हाइट मार्कर लाए सो दैट आपको दिखाई दे प्रकाश किरण आती जाती हुई। तो प्रकाश किरण से ये आपको नॉर्मल है, यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है, नॉर्मल है। तो प्रकाश किरण जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे वापस जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या है कि जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तीन चीजें हैं। पहली बात आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और एक आप यहां पे देख रहे होंगे परावर्तित किरण जो वापस जा रही है। ये तीनों एक ही तल में होती है। तीनों एक ही तल में। ऑल आर इन सेम प्लेन। अच्छा, क्या हम तल का मतलब समझते हैं क्या? देखो, जैसे आपकी प्रकाश किरण है, ये फॉर एग्जांपल ये प्रकाश किरण है, तो ये प्रकाश किरण जैसे ऐसे जा रही है तो इसका तल कौन सा होगा? प्रकाश किरण का तल होगा ये वाला, ये इसका तल होगा, ये इस तल में है। अगर ये प्रकाश किरण ऐसे है, मैं आपको इसका तल कौन सा है, इसका तल ये होगा, ये इसका तल है। तो तल समझ रहे हैं? तल का मतलब वो दो एक्सिस से मिलके बनने वाला जगह जो इसको रख रहा है। जैसे यहां पर ये प्रकाश किरण आ रही है तो ये आपतित प्रकाश किरण इस बोर्ड के तल में आ रही है। ये जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है वो इसी बोर्ड के तल में है, और ये जो परावर्तित किरण है वो भी इसी बोर्ड के तल में है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश किरण ऐसे आया तो इसका आपतित प्रकाश का तल हो गया ये, और प्रकाश किरण टकरा करके ऐसे निकल जाए। जब प्रकाश किरण टकरा करके ऐसे निकलेगी तो फिर उसका तल हो जाएगा ये।
तो आप देख पा रहे हैं 2 तल हो गए, ये संभव नहीं है। मतलब प्रकाश अगर ऐसे आया है ना इस बोर्ड के तल में, तो ये नहीं हो सकता कि वो यूं चला जाए, क्योंकि जैसे वो यूं जाएगा उसका तल चेंज हो चुका होगा, तो ये अलाउ नहीं है। फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि प्रकाश अगर रास्ता चेंज कर लेगा तो फिर वो न्यूनतम दूरी पे नहीं पहुंच पाएगा, मतलब कम से कम समय में नहीं पहुंच पाएगा। तो फर्मेट प्रिंसिपल ही है इसके पीछे कहीं ना कहीं। अब आप शायद फील भी कर रहे होगे, बट मोटी मोटी बात यह है कि प्रकाश जिस तल में आ रहा है, आपतित किरण जिस तल में है, परावर्तित किरण भी उसी तल में होगी और अभिलंब भी उसी तल में होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू एवरीवन। पक्का? चलो अब हम कुछ और देखते हैं। जैसे मान लो इंसिडेंट रे को मैं आई वेक्टर बोल रहा हूं, नॉर्मल को मैं एन वेक्टर बोल रहा हूं, और रिफ्रैक्टेड रे को मैं आर वेक्टर बोल रहा हूं। तो मैं एक वेक्टर का छोटा सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आप चेक करना कि वो एक्सप्रेशन सही है या नहीं है। वो एक्सप्रेशन है कि आई क्रॉस आर डॉट एन 0 के बराबर होगा। एक बार चेक करो कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो सही है क्या, मैथमेटिकली सही है क्या। हमने क्या पढ़ा है क्या कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए की तरफ उंगलियां कर दीजिए, बी की तरफ घुमाइए, तो आई वेक्टर कहां पे, ये रहा। आई वेक्टर की तरफ उंगलियां कर दीजिए, आर वेक्टर की तरफ घुमाइए, ये होगा आई क्रॉस आर। हेलो बेटा, ये आई वेक्टर है, आई वेक्टर की तरफ उंगलियां कर दीजिए, आर की तरफ घुमाइए, ये होगा आई क्रॉस आर। क्या आई क्रॉस आर और एन एक दूसरे के लंबवत है? यस। और 2 वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अच्छा, तो कोई समझदार बच्चा मुझे आके बोल सकता है कि सर ऐसा कैसे। मैं तो ये भी बोल सकता हूं सर कि आर क्रॉस एन डॉट आई ये भी तो 0 होगा। चेक करो ये स्टेटमेंट सही है क्या। आर क्रॉस एन, सर ये रहा आर, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां घुमाइए, तो आर क्रॉस एन, आर क्रॉस एन ये आ रहा है, आर क्रॉस एन ये आ रहा है, तो ये ऐसे है। और जो आई वेक्टर है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो सही है, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसको भी बोल सकते हैं, इसको स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं मैथमेटिकली। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं मैथमेटिकली। दिस इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स में इसको ऐसे बोलते हैं। डन, लिख लिया। अब हम देखते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छे से समझना, लंबवत आपतन। एक चीज सोचो, कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है लंबवत, तो वो प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाती हुई आ रही है, तो आप बोलोगे सर अभिलंब के साथ तो उसका कोण 0 डिग्री है। तो अगर आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण 0 डिग्री है, तो आई और आर तो बराबर होते हैं, तो आपतन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जैसे आएगी वैसे वापस चली जाएगी, तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ये लो। अच्छा, तो प्रकाश किरण ऐसे आई, प्रकाश किरण ऐसे आई और टकरा करके ऐसे वापस चली गई। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस प्रकाश किरण का विचलन कितना हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा। विचलन का मतलब होता है डेविएशन। प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी,
ऐसे देख लो, ऐसे आ रही थी, टकरा के वापस चली गई, तो अपने वास्तविक पथ से कितना घूम करके गई? तो आप बोलोगे सर अपने वास्तविक पथ से ऐसे घूम करके गई, तो ये डेविएशन है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप बोल दोगे सर ये पाई रेडियन के बराबर है या 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे जो है पाई रेडियन 180 डिग्री है। अच्छा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ प्रकाश किरण, प्रकाश लिख दिया मैंने, यहाँ प्रकाश किरण अपने वास्तविक पथ पे पर लौट जाती है। यहाँ प्रकाश किरण अपने वास्तविक पथ पे लौट जाती है। तो अगर किसी सवाल में ऐसा बोला जा रहा हो, इसको बोलते हैं कि रे हैज रिट्रेस्ड इट्स पाथ, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इसको, रे हैज रिट्रेस्ड इट्स पाथ। तो अगर किसी सवाल में ऐसा लिखा हुआ हो कि प्रकाश किरण आई, उस समय रास्ते को वापस से रिट्रेस करके वापस लौट गई, तो क्या तुम समझ जाओगे कि ऐसे केस में एंगल आई इज इक्वल टू 0 है और एंगल आर इज इक्वल टू 0। कभी कभी सवाल मेरा लैंग्वेज से पहचानना पड़ता है, तो हमें आना चाहिए ये चीज। अच्छा, आगे बात करें। आपने दो प्रकार के मिरर का नाम सुना होगा बचपन में 10th क्लास में, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपने सुन रखे ये नाम, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ये गोला है, इस गोले का भाग है, और जो आपका दोनों मिरर किसी न किसी गोले का भाग होते हैं जिनकी त्रिज्या को अपन आर बोल सकते हैं। अब इनमें एक कहानी है छोटी सी, वो समझो। जैसे मान लो ये अंदर से पॉलिश है, इसकी पॉलिश अंदर से हुई हुई है, तो इसका परावर्तक प्लस बाहर की तरफ हो गया। मान लो इसकी पॉलिश बाहर से हो रखी है, तो इसका परावर्तक प्लस अंदर की तरफ हो गया। मेरा सवाल यह है कि यहां पर क्या आप ये बात सोच सकते हो क्या कि अगर कोई गोला है, जैसे गोलीय दर्पण बोलते हैं इसको, तो ये आपका हो जाता है फिर उत्तल दर्पण, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स, और ये आपका हो जाता है अवतल, कॉनकेव। यहां तो अभिलंब ढूंढना बड़ा आसान है, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो उस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री की लाइन बना दो, ये अभिलंब हो जाएगा। ऐसे आप अभिलंब ढूंढ सकते हो। अगर कोई गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण में अभिलंब कैसे ढूंढते हैं? जैसे मान लो इस पॉइंट पर मेरे को अभिलंब चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे इस पॉइंट पे अभिलंब चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा? पता है किसी को? किसी भी गोले के किसी भी पॉइंट पर अभिलंब बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, तो उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो। भाई ये गोला है, इस गोले के सेंटर से जितनी भी लाइनें पास होंगी, वो जहां भी कट करेंगी वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो यहां पे आपको अभिलंब चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे इसको सेंटर से जोड़ देना है। ये अभिलंब है, ऐसे ही ये भी अभिलंब है, ऐसे इस तरीके से ये अभिलंब है, ये इस पॉइंट पे अभिलंब है एम पे, ये इस पॉइंट पे अभिलंब है एन पे। अब कोई प्रकाश किरण अगर ऐसे आ गई कि वो अभिलंब को टारगेट करती हुई आ गई ऐसे, तो अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के साथ साथ आएगी, तो अभी भी तो सीखा कि अभिलंब पर आएगी तो वापस चली जाएगी, तो अभिलंब से आएगी तो वापस चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी ऐसे। समझ आ रहा है बेटा? 10th की बातें छोटी छोटी। ओके, कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है मान लो,
टकराएगी, वापस लौट जाएगी ऐसे। इधर क्या होगा, इधर भी है तो वही लॉजिक, ये सेंटर से इस तरफ है बस, और क्या। तो ये इसको इससे गुजरने वाली जितने पॉइंट, ये जहां भी काटेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये m पर अभिलंब है, ये n पर अभिलंब है। तो अगर प्रकाश किरण ऐसे आती है, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अगर प्रकाश किरण ऐसे आती है, तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। तो चाहे मतलब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। यहाँ पे I 0 है, इसीलिए R भी 0 है। ये लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो, लिख लो। अब अगला टॉपिक है ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, उसका हिंदी वर्ड ही मैं सर्च कर रहा था। ग्रेजिंग को हिंदी में क्या होता है, प्रत्यासन्न, प्रत्यासन्न प्रकाश परावर्तन, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। इसको दोस्तों अत्यल्प कोण पर परावर्तन, देखो ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है। ग्रेजिंग का मतलब होता है जस्ट टच करके निकल जाए, जस्ट टच करके निकल जाए, मतलब टच करके निकल जाए। जैसे ये मान लो कोई दर्पण है आपके पास, हाँ, ठीक उठ गया, थोड़ा अभी तक ध्यान नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा वैसे तो, सही है, सूरज को भी, चलो ठीक है। हाँ, तो ये आपका कोई दर्पण आप मान सकते हो, है ना। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है जैसे फॉर एग्जांपल। देखो ये जो गेजिंग है ना, ये केवल और केवल अभी जो हमारे कोर्स में है वो इसी दर्पण में पॉसिबल है। अवतल में हो नहीं सकती, प्लेन में हो नहीं सकती, ये केवल इसमें हो सकती है। कैसे, देखिएगा, अपन ये बनाते हैं नॉर्मल, नॉर्मल को नॉर्मल लिख दूंगा मैं ना, चलेगा। अभिलंब मतलब अभिलंब को नॉर्मल बोल रहे हैं। प्रकाश किरण ऐसे निकल जाए, जस्ट टच करती हुई ऐसे आपतित हो जाए, ऐसे आपतित हो, इतने कम कोण पर आपतित हुई है कि आप बोल सकते हो कि जस्ट टच कर रही है, जस्ट टच कर रही है। अच्छा, जब ऐसे जस्ट टच कर रही है बेटा, तो एक बात बताओ छोटी सी, कितने कोण पर आपतन हुआ है। जस्ट ऐसे टच कर रही है, कितने कोण पर आपतन हुआ है। आप बोलोगे सर 90 डिग्री पर आपतन हुआ है ना। तो जितने कोण पर आपतन होता है, अगर आई 90 डिग्री है तो आर भी कितना होना पड़ेगा,
90 डिग्री, तो अभिलंब के साथ उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी, ऐसे। मतलब एक तरह से जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। तो पहले भी इसी रास्ते पे थी, अभी भी इसी रास्ते पे है। अगर मैं आपसे पूछूं विचलन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, तो क्या जवाब दोगे? विचलन डेविएशन कितना होगा? 0 डिग्री। जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते पे चली गई, तो कोई किसी प्रकार का कोई विचलन है ही नहीं। डन है एवरीवन? समझ आ गया? लिख लो जल्दी से। ठीक है, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिश करते हैं यार थोड़ा मिलके काम करते हैं। डेविएशन का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, कहाँ बार बार परेशान होंगे। तो डेविएशन का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। चलो कैसे बनेगा? ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, टकरा के चली गई, ये आ रही है, ये टकरा के चली गई। ये एंगल अगर आई है तो कायदे से ये आर है, पर ये आई के ही बराबर है, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे छोटी सी, जो प्रकाश किरण आ रही थी वो ये थी, तो वो ऐसे जाती है अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो, और डिस्टर्ब तो कर दिया है उसको, और अब वो जो ऐसे जा रही थी वो यूं डिस्टर्ब होकर ऐसे निकल रही है, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या लॉजिकली समझ में आया सभी को? अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये कंप्लीट 180 डिग्री है, मतलब पाई है, तो पाई में से आई प्लस आर को हटा दो तो डेल्टा आ जाएगा। आराम चेक कर लो, ये पूरा 180 है, इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो डेल्टा आ गया। ये क्या है? आई प्लस आर, और आई और आर तो आपस में बराबर हैं, और आई और आर आपस में बराबर हैं, तो डेल्टा आ गया पाई माइनस 2i। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, पाई माइनस 2i। एक बच्चा एक बात और बोल सकता है, क्या बोल सकता है? कि सर मैं डेल्टा ऐसे नहीं देख रहा, मैं तो डेल्टा ऐसे देखूंगा, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी और अब घूम करके यहां जा रही है, मैं ऐसे देखूंगा। ये प्रकाश किरण ऐसे यहां से ऐसे घूम करके ऐसे चलेगी, ये देखूंगा मैं तो, ये वाला देखूंगा। ऐसे भी हो सकता है भाई, आप ये छोटा वाला एंगल देख लो, विचलन कोण ये देख लो, या फिर ऐसे आ रही थी और घूम करके ऐसे गई, ये देख सकते हो। तो अगर ये वाला देखोगे तो ये कितना होगा? यहां से यहां तक तो हो गया पाई प्लस आई प्लस आर, तो विचलन कोण पाई प्लस 2i भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमने रेफरेंस किसको लिया है। बस ये है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चेक करने पे, और ये वाला है एंटी क्लॉकवाइज चेक करने पे, ऐसा। बस इतनी सी बात है सर, मैं विश्वास करना चाह रहा हूँ फॉर्मूला आपका सही है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक करें फॉर्मूला, यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे एक बार बताओ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो लगा के देखो, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? पाई माइनस 2i, आई की जगह 0 रखो, तो पाई माइनस 0 कितना आ गया? पाई। सही तो है? डेविएशन कितना था? पाई था। फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अच्छा यहाँ सर, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो बराबर पाई माइनस 2i, आई कितना है? पाई बाय 2, भाई 90 डिग्री पाई बाय 2,
कितना आ गया डेल्टा, 0। फॉर्मूला एकदम सही काम कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। दैट्स इट, ऐसा आप बोल सकते हो। अच्छा बॉस, अब मैं आपको ये बोलूं कि आप एक ग्राफ प्लॉट करो दो लोगों के बीच में, डेल्टा के बीच में और आई के बीच में। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके करोगे तो c मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ पाई से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ पाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। किसकी बीच में, डेल्टा आई के बीच में, तो y की जगह डेल्टा है, आई की जगह आएगी, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा ऐसे। वैसे भी ठीक है, क्यों, जब आई 0 है तो ये पाई के बराबर है, बिल्कुल सही है। और जब आई पाई बाय 2 होगा तो डेल्टा 0 के बराबर होगा, है ना। ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया अभिलंब गिनने वाला, अभिलंबवत, अभिलंबवत आपतन हो गया ये, वही वाला केस अपन जब देख रहे थे अपन। और ये वाला कौन सा केस हो गया, ये गेजिंग वाला केस हो, ग्रेजिंग वाला केस हो गया, यहाँ जस्ट टच करके निकल रही है। तो इस तरीके से ग्राफ बन सकता है। चलिए बालकों, शांति से बालक बालिकाएं इसको कॉपी करें। दीदी, अच्छा बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये प्योर JEE एडवांस का सवाल है, प्योर JEE एडवांस का। इसको नीट का बच्चा, मेंस का बच्चा छोड़ सकता है। इसमें फिजिक्स 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, बाकी इसमें प्योर मैथमेटिक्स है। तो अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा। नीट वाला बच्चा देख के एंजॉय कर सकता है, मेंस वाला बच्चा जो प्योर मेंस को टारगेट करा, जिसका टारगेट ही NIT है, तो फिर वो भी आराम से छोड़ सकता है। प्योर एडवांस वाले बच्चे जो हैं उनको अच्छे से सीखना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी मैथमेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो सीखिएगा, देखिएगा ध्यान से। स्थिति ऐसी है ये है आई कैप, इंसिडेंट रे, आई कैप है ना, आई स्मॉल में आपको चलो एक्स एक्सिस याद आता है तो ये आई कैप ले सकते हो, ये आई कैप है। ये रिफ्रैक्टेड है तो ये आर कैप है, और ये नॉर्मल है तो ये एन कैप है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सवाल बस ये कह रहा है कि आर कैप को आई कैप तथा एन कैप के पदों में व्यक्त करें।
ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, तो व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। चलो, सबका ध्यान बोर्ड पे, बाद में आराम से कॉपी कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। इस सवाल को तुम लिखोगे तो समझ में तुम्हें वैसे ही नहीं आएगा। पूरा ध्यान बोर्ड पे, आराम से सुनिए, समझिए। सबसे पहली बात यार, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, मैथ्स बाद में पढ़ेंगे। फिजिक्स इतनी सी है कि दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, बस हो गया, इतनी फिजिक्स है इसमें। तो फिजिक्स तो इस टॉपिक की खत्म। अब आते हैं अपन मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर का हल्का फुल्का कुछ याद कराता हूं, वो चीज थोड़ी आपको काम आएगी। जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इस बी वेक्टर का इस ए वेक्टर पे जो घटक आता है वो घटक कितना होता है। आप बोलोगे सर ये जो घटक आएगा, ये जो घटक आएगा ये वाला, इसका परिमाण होगा बी कॉस थीटा। परिमाण, फिर से बोल रहा हूं मैं, परिमाण, वैल्यू नहीं, परिमाण। परिमाण होगा, सॉरी डायरेक्शन नहीं, परिमाण, वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, केवल परिमाण, बी कॉस थीटा। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बी का घटक ए के सापेक्ष या ए की ओर, बी का घटक ए की ओर, ऐसा बोलते हैं। यहां तक ओके एकदम? अच्छा, क्या आपने बेसिक मैथमेटिक्स में एक चीज और पढ़ी थी कि ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के? पढ़ा था कि ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो यहां से बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और अगर केवल कॉस थीटा को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये लो। अगर मैं इस कॉस थीटा का मान उठा के यहां रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? बी इंटू ए डॉट बी अपॉन ए बी। बी से बी कट गया, ये कितना आ गया? ए डॉट बी अपॉन ए। आपको नहीं लगता कि ये केवल परिमाण आया है? परिमाण, ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का इस तरफ जो घटक आ रहा है ये है बी, ये वाला जो वेक्टर, ये जो घटक है, ये जो घटक है, इस घटक का वैल्यू जो है वो बी कॉस थीटा है, और उसको हम ऐसा लिख पाए, ये केवल वैल्यू है, ये केवल वैल्यू है, ये केवल वैल्यू है। सही है? वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। चलो, मुझे वैल्यू नहीं लिखनी, मुझे पूरा वेक्टर लिखना है, कंप्लीट वेक्टर लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? इसका इस तरफ जो घटक है वो ये है, इस घटक का परिमाण ये है, मुझे कंप्लीट वेक्टर लिखना है। तो कंप्लीट वेक्टर कैसे लिखेंगे? पहले परिमाण लिखिए, फिर वेक्टर की डायरेक्शन लिख दीजिए। इस बी का इस तरफ जो घटक है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर इसकी डायरेक्शन तो वही है जो ए वेक्टर की है। अच्छा, तो क्या ए वेक्टर लिख दूं? नहीं सर, गलत हो जाएगा ना। आप ए कैप लिख दो। ए कैप अपने आप में सही चीज है, आप ए कैप लिख दो। अब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है एवरीवन, सही है। अच्छा, ए कैप को क्या लिख सकते हैं?
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए, हमेशा लिख सकते हैं ना ऐसा तो। अच्छा, तो इससे क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर ए वेक्टर। इसको स्क्वायर मत कर देना गधों, पहले इसका डॉट होगा फिर आगे बात बनेगी, तो ऐसे स्क्वायर मत कर देना उसको। वेक्टर के भी कुछ उसूल हैं, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ नियम चलते हैं, मन में आएगा जो नहीं करना अपन को, ठीक, पक्का। अच्छा जी, थोड़ी मैथ्स और पढ़ लेते हैं फिर, इतनी पढ़ी लिए तो। अगर ये वेक्टर अपन पूरा लिख चुके हैं तो क्या कोई बालक मुझे बता सकता है ये वेक्टर कैसे लिखेंगे? अगर इस वेक्टर को मैं एक्स वेक्टर बोलता हूं तो ये वेक्टर अपन कैसे लिख सकते हैं? सर देखो, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से करते हैं, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इसके बराबर होगा, तो ये वाला वेक्टर किसके बराबर होगा? बी वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस कर दो, ये वाला वेक्टर कितना है, ये रहा। ऐसे तो लाइफ में कभी जरूरत पड़ सकती है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। आप चाहो तो बेसिक मैथ्स में ही कहीं पे इसको चुपचाप से लिख के रख लेना, ये कभी भी काम आ सकता है, ये कभी भी काम आ सकता है, जैसे इस सवाल में भी मैं यूज़ करूंगा इसको। पक्का एवरीवन, कंफर्टेबल? ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये दे रखा है आई कैप, आई कैप का मतलब होता है वैल्यू वन, वैल्यू वन है। ये दे रखा है एन कैप, इसकी वैल्यू भी वन है। ये दे रखा है आर कैप, इसकी वैल्यू भी वन है, वैल्यू वन है, ठीक है। अच्छा ऐसे देखो, अब मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूं कि जो मेरा ए वेक्टर है ना, उस सवाल के हिसाब से, उस कंसेप्ट के हिसाब से, जो मेरा ए वेक्टर है ना वो एन कैप है, और जो मेरा बी वेक्टर है ना वो आई कैप है। ऐसा मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, है ना, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। तो एक बात बताओ छोटी सी, कि ये आपका वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेक्टर है, ये आपका एन कैप है, ऐसे ये एक वेक्टर हो गया आई कैप, ये आपका हो गया एन कैप। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि जो बी वेक्टर है वो आई कैप है, मतलब ये जो वेक्टर है ये आई कैप है, ये वाला, और ए वेक्टर जो है वो आपका एन कैप है, ये वाला है। अब हम दो चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। एक हम लिखने की कोशिश करते हैं आई पैरेलल, आई पैरेलल वेक्टर, पूरा वेक्टर ही बोल लो कोई दिक्कत नहीं, आई पैरेलल वेक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। क्या आप समझ पाओगे कि आई पैरेलल वेक्टर वास्तव में कौन सा है? आई पैरेलल वेक्टर वास्तव में कौन सा है, यहाँ पे देख के समझ पाओगे क्या? अगर एन कैप की डायरेक्शन मैंने नहीं भी दी थी तो आप समझ जाओ यहाँ पे कौन से किस तरह से दे रखा है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब आई कैप लिख, आई पैरेलल लिखने की कोशिश करो कि आई पैरेलल आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ट्राई करो कि आई पैरेलल आप कैसे लिखोगे, जस्ट थिंक कि आई पैरेलल कैसे लिख सकते हैं, सोचो, लिखो मत, सोचो बस, दिमाग लगाओ, मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी तब आप कर पाओगे। ये क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आपको ऐसे, अब ठीक है, अब ठीक है, ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसे, ये सारे वेक्टर आपको देख लिए, ठीक है। अच्छा, इसको, इस वेक्टर को जब अपन इधर लिखेंगे ऐसे, ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि अपन इस वेक्टर को इधर लिख रहे हैं,
क्या ये बिल्कुल सेम सेम जैसा नहीं लग रहा? क्या ये बिल्कुल सेम नहीं है? हेलो, अटेंशन चाहिए होगा तुम लोगों का आज, कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है, सच में एक अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स काफ़ी बहुत अच्छे से इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा अपना अटेंशन मेंटेन करते हुए चलना है, थोड़ा सा अपना अटेंशन मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आई पैरेलल लिखने की बात कर रहा हूँ और एक मैं आई परपेंडिकुलर लिखने की बात कर रहा हूँ। आई पैरेलल मेरा कौन सा है? इस वेक्टर का इधर मैं लिख रही, ये आई पैरेलल होगा मेरा। इसको लिखने की बात कर रहा हूं और ये ऐसे का ऐसा यहां प्रोजेक्ट होगा, ये आई पैरेलल ऐसे का ऐसा यहां प्रोजेक्ट होगा। तो इस वेक्टर पर, इस वेक्टर का इस तरफ कंपोनेंट लिख रहे हैं अपन, ये आप बोल सकते हो। कुछ कुछ सेम ही है बिल्कुल, ये लिखने की बात चल रही है। कैसे लिखते हैं? क्या सीखा आपने? ये रहा पहले वाला वेक्टर डॉट दूसरे वाला वेक्टर, पहले वाला वेक्टर डॉट दूसरे वाला वेक्टर गुणा पहले वाला वेक्टर डिवाइड बाय पहले वाले वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, पहले वाले वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। ए का परिमाण कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। तो आई पैरेलल आ गया ये। लिख लो, ये आ गया। क्या आई पैरेलल लिखने में किसी बालक को कोई समस्या हुई किसी भी प्रकार की? नहीं हुई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ऐसे सोचो, अब मैं एक और वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, है ना? अब मैं एक और वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं और वो वेक्टर कौन सा डिफाइन हो रहा है? ये वाला। ये है आई परपेंडिकुलर। आई परपेंडिकुलर को आप कैसे लिख सकते हो? लगाओ दिमाग। इस वेक्टर का इधर प्रोजेक्शन लिख रहे हैं अपन, तो वो तो अपन ऐसे लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? इस वेक्टर का ऐसे प्रोजेक्शन लिख रहे हैं, मतलब इस वेक्टर का ऐसे प्रोजेक्शन लिख रहे हैं, ऐसे। तो वो क्या होता है? ये होता है। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सिंपल भी कर सकते हो। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज अपोजिट ऑफ दिस वेक्टर। तो अपन आई परपेंडिकुलर बोल सकते हैं कि आप ऐसे देखो कि ये जो वेक्टर है ये आपका आई कैप है, यहां आपको दुख दे रहा हूं, यहां ले आता हूं। आई कैप में से माइनस कर दो इस वाले वेक्टर को, तो आई परपेंडिकुलर निकल करके आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे आप आई परपेंडिकुलर लिख सकते हो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। पक्का एवरीवन? सर उधर का काम खत्म हुआ, इधर आते हैं। अब हम इस आर कैप के दो कंपोनेंट करते हैं, एक तो इस तरफ आर वेक्टर पैरेलल, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना? और एक ऐसे कंपोनेंट करते हैं, ये वाला, ये आर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इस प्रकार से दो करते हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे घटक कर रहे हैं ना अपन, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ट्राइंगल की ज्योमेट्री से कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये 1 है, ये 1 है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे और ये भी परिमाण में बराबर होंगे। यहां से यहां तक की लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ के बराबर होगी, यहां से यहां तक की लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ के बराबर होगी, और यहां से यहां तक की लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ के बराबर होगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस और दिस दोनों आपस में बराबर हो, तो बनाने में गड़बड़ होगी, बट ये और ये आपस में परिमाण में बराबर होंगे।
ये बड़े आराम से आप बोल सकते हो। ट्रायंगल है ही ऐसा, देखो ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तीनों अगर 1 है तो आप ये भी आपस में बराबर होगा, ये भी आपस में बराबर होगा। तो ज्योमेट्री से दिस 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 आपस में इक्वल है। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब हम एक बात क्लियरली बोल सकते हैं, समझने के हिसाब से एक बात बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो वेक्टर आपस में बिल्कुल बराबर है। कौन से दो वेक्टर आपस में बिल्कुल बराबर है, बता सकते हो आप मुझे देख करके? कौन से दो वेक्टर आपस में बिल्कुल बराबर है? बिल्कुल बराबर, वैल्यू वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी। सर एक तो ये आर पैरेलल वेक्टर और एक ये आई, मैंने क्या कर दिया, ये नॉमेनक्लेचर पे गड़बड़ कर दिया, इसको परपेंडिकुलर बोला हुआ है। हाँ ठीक है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, इसको भी आर परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको आर पैरेलल बोल देते हैं। तो बस नोटेशन है, कैसे भी ले सकते हो आप। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं अपन? इसके परपेंडिकुलर है। और पैरेलल कैसे बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल, परपेंडिकुलर ठीक रहेगा, इसके पैरेलल, नॉर्मल के पैरेलल पहले यूज कर लो, इसके अब ठीक है। हाँ अब बताओ कौन सा वेक्टर आपस में बराबर है? मतलब नोटेशन ऐसा चूज कर रहे हैं कि तुम्हें नोट्स कर बनाते वक्त दिक्कत ना हो, तुम्हें अपने हिसाब से अज्यूम करना है, क्योंकि लास्ट में ये सब हट जाएगा, लास्ट में नोटेशन में सब हट जाएंगे, जो लास्ट में चीज रहेगी वो केवल वैल्यूज रहेंगी, और आंसर तो इनके टर्म्स में आना है, आई और एन के टर्म्स में आना है, तो बाकी सब वैसे भी हट जाएगा। अच्छा, ये जो वेक्टर है आर परपेंडिकुलर वेक्टर, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर वेक्टर एग्जैक्टली बराबर है आई परपेंडिकुलर वेक्टर के? बच्चों अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो फिर लिख दो बराबर। ये कितना था? आई कैप माइनस एन कैप डॉट आई कैप एन कैप, ठीक है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर पैरेलल वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल है आई पैरेलल वेक्टर के? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई पैरेलल वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल है, आई पैरेलल वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल है आपके आर पैरेलल के? कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो। बड़े आराम से देखो, टेक योर टाइम। कितने बच्चों को लगता है यस? कितनों को लगता है नो? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर है, पर ये नीचे है, ये ऊपर है। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है साहब, बढ़िया। तो कितना था ये? एन कैप डॉट आई कैप इंटू एन कैप। अच्छा, अब ये वेक्टर लिख लिया है, ये वेक्टर लिख लिया है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं अच्छे से कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या बोल सकते हैं? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसी के तो घटक किए थे आपने, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप क्या बोल सकते हो कि आर कैप इज इक्वल टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये इसके बराबर होगा, त्रिभुज संबंधी योग के नियम से। अर्थात 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 कौन सा अर्थात? ये रहा, माइनस का एन कैप डॉट आई कैप डॉट एन कैप प्लस आई कैप माइनस एन कैप डॉट आई कैप टू एन कैप। ये आंसर आ गया बेटा।
अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है मेरे को, इस आई कैप को तो मैं ऐसे ऐसा लिख लेता हूँ, ये सेम ही तो है, माइनस का एन कैप आई कैप डॉट एन कैप माइनस का एन कैप आई कैप डॉट, ये डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एन कैप आई कैप इंटू एन कैप, ये फाइनल आंसर होगा। ये आपको 4 ऑप्शन में से एक मिलेगा एडवांस के पेपर में, और ये एक सवाल होगा, और कभी कभी ऐसी चोट करते हैं ना कि ये एक सवाल 3 नंबर का होता है। अब समझ में आ रहा है कि जब इतने लाख बच्चे तैयारी करते हैं तो केवल 1% सेलेक्ट क्यों होते हैं। नाउ यू नो द नेचर ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम का नेचर इतना टफ है ना, हमें पता है कि हम एक भी सवाल अगर सही करके आएंगे तो हम हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से आगे निकल चुके होंगे। इसीलिए आराम से पेपर करना है, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग रखना है। अब इसलिए वो ऑप्शन देते हैं, इस तरह के ऑप्शन देके हमको एक बात समझ में आ जाएगी कि सारा खेल वेक्टर का है इसके अंदर। तो अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, सब एडवांस वाले बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। फिजिक्स अच्छी करनी है ना, तो वर्क ऑन योर मैथमेटिक्स, अपनी मैथ्स पे काम करो। आपकी मैथ्स जितनी अच्छी होगी ना, आपको क्या लगता है मैथ्स में आप इतना पढ़ोगे पर नंबर तो इतने आएंगे। मैथ्स में आपसे 4 सवाल बन जाए तो बड़ी बात है। मैथ्स बहुत टफ है जेई की, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। तो मेंस आप करोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, फिर भी आपके इतने से नंबर आएंगे। आपके नहीं, पूरी जनता के इतने आते हैं उसमें, तो टॉपर के भी इतने ही आएंगे। पर अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ोगे तो फिजिक्स अच्छी होगी, और फिजिक्स में फिजिक्स भी लगती है और मैथ्स भी लगती है। तो जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होगी ना, वो ऑटोमेटिकली फिजिक्स में बेटर करके आएगा, अच्छी रैंक फोड़ेगा। तो JEE का मतलब मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री तो हम आपको मजे के लिए पढ़ा रहे हैं, मैथ्स और फिजिक्स है मेन। और ये केमिस्ट्री हम मजे के लिए पढ़ा रहे हैं, बात तब तक जब तक इनऑर्गेनिक चल रही है। जैसे ऑर्गेनिक शुरू आती है फिर वहां भी मजे खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट गिव योर 100%। अब इस सेम सवाल को हम एक और अप्रोच से करते हैं, अप्रोच नंबर 2। आप आराम से बाद में इसको कॉपी करते रहना बैठे बैठे, ठीक है। अपन दूसरे अप्रोच से सवाल को करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे पता है आपका भी मन कर रहा है इस सवाल को एक बार फिर से देखेंगे, या फिर एक बार फिर से खुद से ट्राई करेंगे। तो खुद से कॉपी में ट्राई करना, तभी नोट्स बना देना इसकी, ठीक है। अभी आप सीख लो सेकंड अप्रोच। मैं आपको बताता हूँ सेकंड अप्रोच क्या होगी। ये आई वेक्टर है, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये तो कर ही सकते हैं, वेक्टर को उसकी जगह से उठा करके आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसके समांतर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, 1 1 1 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट। if this angle is theta then this angle is also theta। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अच्छा, वैल्यूज के बारे में बात कर लें। मैथ्स में ना बहुत अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है, ये तो खूबसूरती है मैथमेटिक्स की। ये 1 है तो आप साइन और कॉस में तो कंफर्टेबल रहोगे, साइन और कॉस में आई होप यू आर कंफर्टेबल। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 1 है तो इधर 1 कॉस थीटा आएगा, ये भी 1 कॉस थीटा होगा। सब कुछ सेम ही तो है, ये सब बराबर है। ये डायग्राम में थोड़ा सा फील नहीं हो रहा आपको, ये सब लोग आपस में बराबर है। यहाँ से और ज्वाइन कर दो, अब फील हो जाएगा। ये सब बराबर, एक ही बात है ये सब कुछ। जैसे ये 1 है तो इस 1 का इधर घटक आएगा 1 कॉस थीटा, ये भी 1 कॉस थीटा है, ये 1 साइन थीटा है, ऐसे, ठीक है। 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा, साइन कॉस समझ में आ गया सबको।
ठीक है, इजी है। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे एक वेक्टर डिफाइन करूं, ऐसे इस तरीके से ऐसे एक वेक्टर डिफाइन करूं, इसका नाम दो एक्स वेक्टर, तो आप त्रिभुज संबंधी योग के नियम से क्या बोल सकते हो? कि ये क्या है, आई को आगे लेके आए थे ना, आई कैप वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर बराबर आर कैप, ये बोलोगे? ऐसा बोलने वाले हो? ये सुनो, अब एक छोटा सा काम करते हैं, आई कैप डॉट एन कैप करके देखते हैं कैसे होगा। किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? पहले वाले की वैल्यू, दूसरे वाले की वैल्यू, उनके बीच का एंगल, ऐसे लिखते हैं। क्या आप मुझे आई और एन के बीच का एंगल बता सकते हो? आई और एन के बीच का एंगल, कैन यू टेल मी? आई और एन के बीच का एंगल, गधों की तरह थीटा मत बोल देना। आई ऐसे है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने कुछ, जब तक पूंछ से पूंछ ना मिली हो एंगल बताने की गलती मत करना। तो ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, पूंछ से पूंछ मिलाओ तो इसको आप आगे लेके आ गए, अब पूंछ से पूंछ मिल गई, अब ये जो एंगल है इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका इन दोनों के बीच का एंगल है, ये जो मैंने बनाया है। इसको कैसे बता सकते हो? सर यहां से यहां तक तो 180 डिग्री है, उसमें थीटा माइनस कर दो, तो ये एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा, थीटा नहीं है, पाई माइनस थीटा है। एवरीवन रिस्पॉन्स कर दो यार, ठीक है। ये हो जाएगा -1, तो आई कैप डॉट कैप बराबर माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये हमारे पास छुटपुट इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ से हम कॉस की वैल्यू जो है अगर चाहें तो पुट कर सकते हैं। एक बात और बताओ छोटी सी, ये जो एक्स वेक्टर आपको दिख रहा है, अगर ये 1 cos थीटा है तो ये भी 1 cos थीटा है ना? सेम लॉजिक, इस 1 का इस तरफ घटक कितना आएगा? 1 cos थीटा, ऊपर कितना आएगा? 1 sin थीटा। तो एक्स वेक्टर का परिमाण कैसे लिख सकते हैं? दिस प्लस दिस, तो एक्स वेक्टर का परिमाण कितना हुआ? 2 cos थीटा। और एक्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई? आप बोलोगे सर एक्स वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो एन वेक्टर की है, मतलब एक्स वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो एन कैप है, और एन तो कैप है, तो हम डायरेक्शन बताने में उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर को, क्या हम लिख सकते हैं? एक्स वेक्टर का परिमाण 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, 2 cos थीटा, एक्स वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो एन वेक्टर की है, मतलब एन कैप चलेगा, कैप ही तो है। कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, ले लो यूज कर लो, कौन रोक रहा है तुम्हें, है ना? साइड में बता दूं कि अपन ने क्या लिखा है, अपन ने एक्स वेक्टर को ऐसे लिखा है, अब बुरा ना मानो तो cos थीटा की जगह यहां से पुट कर दें, यहां से cos थीटा लिख लो, क्या आ रहा है? माइनस आई कैप डॉट एन कैप, तो cos थीटा की जगह पुट कर दो, माइनस का आई कैप डॉट एन कैप बाद में रहेगा, डॉट नहीं लिखना है इसमें ना, डॉट नहीं लिखना, इज इक्वल टू आर कैप। तो यहाँ से आर कैप कितना आ गया? आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। ये तो वही है, ये तो वही है। पर इसमें एक ही छोटी सी बात थी कि आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लिखना आना चाहिए, जो कि मुझे अलग से बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तुम बाद में कॉपी करोगे तो तुम्हारे फ्यूज उड़ जाएंगे, तो बेटर मैं यहाँ लिखी दूँ। ये हो गया था, ये एन कैप था,
आई कैप ये था, ये थीटा था, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, जिसको अपन ने यहाँ यूज़ किया था। डन बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज कीजिएगा, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत बेसिक बातें थी ये, है ना। ये तो बस चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी ठीक से, तो ये तो बहुत बेसिक बात थी, ये तो बचपन की बातें थी, 9th-10th क्लास की। ये एक सवाल बस आ गया छोटा मोटा ऐसे बीच में, बाकी हमने कुछ शुरू नहीं किया ठीक से चैप्टर को भी। तो नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर सही से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाय बाय। अब तो 5 मिनट का ब्रेक है, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इसको आराम से करना पहले खुद से, फिर कॉपी करना अपने नोट्स में।